जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार। अमृत महोत्सव के अंतर्गत निष्ठा द्वारा आयोजित भारत के रंग निष्ठा के संग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभी तक आपने इस कार्यक्रम में विभिन्न नृत्य कला एवं संगीत की प्रस्तुतियों का आनंद लिया है, पर आज हम विशेष रूप से आपके लिए हमारी अमूल्य धरोहर आयुर्वेद की प्रस्तुति लेकर आए हैं, जिसके बारे में चर्चा कर रही हैं ग्लोबल योग अलायंस की आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा महाजन। आप पिछले 60 वर्षों से आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रही हैं। आपने मधुमेह, गुर्दे की बीमारियां एवं मनोदैहिक बीमारियों पर काफ़ी अध्ययन किया है। आइए आज हम डॉक्टर नेहा महाजन से आयुर्वेद की जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा महाजन। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हमें आयुर्वेद को अपना के हम अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। आयुर्वेद का इतिहास कितना पुराना है, आयुर्वेद का प्रिंसिपल्स क्या है, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आयुर्वेद जो है हमारा 5000 साल पुराना, जो इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड है कि हमारा जो इतिहास आयुर्वेद का वो 5000 साल पुराना है। देखिए, आयुर्वेद में जो 2 प्रिंसिपल्स होते हैं मोस्टली कि रोगी के रोग को जड़ से ख़त्म करना और स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना, मीन्स कि हेल्दी पर्सन को हेल्दी रखना और जो डिजीज़ है उसको रूट काज ट्रीटमेंट करना। सबको पता है कि एलोपैथी में जो भी हमारी डिजीज़ होते हैं वो रूट काज ट्रीटमेंट नहीं होती है। वो जो भी डिजीज़ होती है, जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी इश्यूज आते हैं हमारी बॉडी में, तो उस पर सप्रेस होता है, टॉक्सिन को सप्रेस किया जाता है। बट आयुर्वेद में क्या होता है कि जो भी हमारी डिजीज़ होते हैं, जो हमारे मॉर्बिड मैटर्स होते हैं, उसको बाहर एक्सपेल आउट किया जाता है। अब मैं बात करूंगी कि जो आयुर्वेद में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त एंड कफ। सुना तो सबने है कि वात, पित्त एंड कफ होता है, बस लोगों को लगता है कि वात, पित्त, कफ ही होता है। पर वात, पित्त, कफ का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में और जो हमारी बॉडी है वो कैसे बनती है। सबने सुना है कि वात, पित्त 3 तरह के दोष होते हैं, सब धातु होते हैं, पंचमहाभूत है, हमारी बॉडी इन्हीं से बनी होती है। बट वात का स्थान कहाँ होता है, पित्त का स्थान कहाँ होता है, कफ का स्थान कहाँ होता है। आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी डायग्नोस किया जाता है जिसको हम बोलते हैं नाड़ी, पल्स डायग्नोस। क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हम लोग प्रकृति के अकॉर्डिंग भी पेशेंट को देखते हैं कि हम कई बार सोचते हैं ना यार इसको बहुत गुस्सा आता है, तो ये किस प्रकृति का होगा। तो मैं उसी पे आज आपको बताऊंगी कि हमें हमारी बॉडी में प्रकृति कितनी टाइप की होती है, हम कैसे जान सकते हैं कि इस प्रकृति वाले को कौन सा डिजीज होगा या इसका नेचर कैसा है, वो हम उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग ही जान पाते हैं। तो उस पर मैं अभी एक्सप्लेन में आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो जो हमारा कफ दोष होता है वो हमारा जो एपिगेस्ट्री रीजन होता है, ये कफ का स्थान होता है। देन जो पित्त होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, एपिगेस्ट्री रीजन टू अम्बलाइकस हमारा पित्त का स्थान होता है। और जो हमारा बिलो द अम्बलाइकस होता है वो वात प्रधान होता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो वात दोष होता है वो 80 टाइप्स का होता है, मीन्स कि 80 प्रकार के वात दोष माने गए हैं। अब मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताऊंगी कि साइनस कहाँ होता है, मतलब नॉर्मल जो सबको पता है साइनस का, स्नीजिंग का, हेडेक होना, कफ का रहना, केवल हमारे नाक से या कान से पस बहती है, स्नीजिंग होती है, कफ होता है, निमोनिया होता है ना, प्लूरल फ्यूजन होता है, सबको पता है। और इसमें क्या होता है, कफ, हमें कफ आता है। तो ये किस में प्रधान होता है, क्योंकि ये हमारा कफ
तो इसीलिए जो हमारी जो भी साइनस होती है, साइनोसाइटिस होती है, एलर्जी राइनाइटिस होती है, मैं एक कॉमन बता रही हूँ डिजीज की सबको समझ आए, ये हमारी कफ से रिलेटेड होती है। देन पित्त, पित्त मीन प्लाज्मा, ब्लड। अब लोगों को एसिडिटी की इश्यूज आता है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी रिफ्लक्स हो जाता है कि हम खाना खाते हैं, समटाइम्स खाना यहाँ पे हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन में पड़ा रहता है, तो वो हमें इन फ्यूचर मीन्स कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कई बार एसिडिटी बनती है, तो वो वापिस जो हमारे थ्रोट में जाता है, एसिडिटी रिफ्लक्स बोलते हैं उसको। और कभी हमें पेट में दर्द होती है, कुछ भी होता है, जो जैसे लीवर के डिजीज़ हैं, जैसे लीवर सिरोसिस हो गया, फैटी लीवर हो गया, हेपेटोमेगलाई हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। अब लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल तो भाई हार्ट में आता है, जब आप लिपिड प्रोफाइल करवाते हो लीवर फंक्शन टेस्ट में के अंदर ही आता है वो, तो वो कोलेस्ट्रॉल वहीं होता है। जिन पेशेंट को फैटी लीवर होता है, जहाँ हेपेटोमेगलाई होता है, उन लोगों को कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, तभी हाई कोलेस्ट्रॉल रहेगा, देन बीपी के बाद आपको हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी जो डिजीज़ है वो पित्त से रिलेटेड है। देन उसके बाद आता है वात। वात मीन्स बिलो द अम्बिलिकस। अब घुटनों की प्रॉब्लम आती है, घुटनों में लोग कहते हैं ना, हाय हमारे घुटनों में पेन हो रही है, जहाँ घुटनों में टक टक की आवाज़ आती है, क्रिपिटियस साउंड की आवाज़ आती है, समटाइम हाथ पैरों में दर्द रहती है ना, इंसोम्निया के इश्यूज रहता है, ड्राइनेस रहती है, जहाँ एड़ियों में दर्द रहता है, तो ये हमारे वात से रिलेटेड होता है, मतलब वात दोष प्रधान होता है। ठीक है, तो ये जो हमें हमारा आयुर्वेद बोलता है कि अगर हम इन तीनों दोषों को बैलेंस रखेंगे, इम्बैलेंसिंग नहीं होने देंगे, तो हमें किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मीन कि आयुर्वेद कहता है कि हमें तीनों दोषों को बैलेंस अवस्था में रखना चाहिए। अगर हम बैलेंस रखेंगे तो हमें कोई भी इश्यूज नहीं आएगा। आजकल मोस्टली लोगों को गैस का, पेट का, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन का, फैटी लीवर का, सबको प्रॉब्लम आ रही है। 100 में 80-90% केसेस ऐसे होते हैं। बट एलोपैथी वाले क्या कहते हैं, ये तो नॉर्मल है, 90% लोगों को आ रहा है। फिर वही चीज़ें वहाँ पे क्रोनिक होके वो मॉडरेट फॉर्म में बन जाती है, माइल्ड टू मॉडरेट, देन डिजीज की उत्पत्ति होती है। तो ये मैंने आपको दोषों का ये सारा जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं सब धातुओं की। हमारी बॉडी में 7 तरह की धातु होती हैं, जिसको हम टिश्यूज भी बोलते हैं। आवर बॉडी इज मेड ऑफ 7 टिश्यूज। जैसे तो हमारी बॉडी में सेल्स, बॉडी तो सेल्स की बनी होती है, सेल्स के अंदर बहुत सारे ट्रिलियन सेल्स होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शुक्र से हमें एक चीज़ मिलती है, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी, जिसको हम बोलते हैं ओज। वो हमारे जब हमारी 7 धातुएं जो होती हैं, सब धातुएं जब हमारी बिल्कुल बैलेंस में रहती है, तभी तो हमें इम्यूनिटी स्ट्रांग मिलेगी। आजकल सब लोगों की जो इम्यूनिटी है वो वीक है। अच्छा, मुझे सबको पता है इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, लेकिन किसी को नहीं पता कि हमारी इम्यूनिटी कहाँ होती है। तो आज मैं बताऊंगी हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो हमारे नाभि में होती है, मीन्स हमारे अम्बिलिकस में होती है। आयुर्वेद ये भी मानता है कि सारी बीमारी की जो उत्पत्ति है, जो रीज़न है उसके पीछे रीज़न है, वो हमारा पेट है, मीन्स आमाशय, मीन अग्नाशय। जब हमें फॉर एग्जांपल समटाइम पेशेंट बोलते हैं कि हमें हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम मोस्टली उन पेशेंट्स को आती है, जो उन लोगों को आती है, जैसे आप खाना खा रहे हो, ठीक है, खाना खा रहे हो, बार बार पानी पी जा रहे हो, बार पानी पी जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो आपके स्टमक में जो आपका अग्नाशय है वो ठंडा पड़ने लगता है। क्योंकि जब आप खाना खा रहे होते हो ना, तो हमारा जो स्टमक होता है उसमें एक तरह का जो अग्नाशय होता है, वो स्टमक में जो हमारा जो होता है आमाशय, जो हम आयुर्वेद में बोलते हैं, वो एक तरह अग्नि का काम करता है। तो हम ऊपर पानी पियेंगे तो बुझेगी, इसीलिए मोस्टली लोगों को स्टमक इश्यूज आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गैस पे कुछ बना रहे हो, मतलब उसमें कोई भी आपका कुछ भी आपने रखा नहीं, कोई भी कंटेनर रखा, कोई भी कुछ अपने कढ़ाई वगैरह कुछ नहीं रखा, आप गैस लगा रहे हो, ऊपर से पानी डालोगे, बुझेगी ना। उसी तरह हमारा जो स्टमक होता है, जो हम खाना खाते हैं, तब हमारे अंदर जो होती है वो फायर हो रही होती है, वो उसको स्टमक को, अग्नाशय को वो हेल्पफुल करता है कि जितना हमें डाइजेस्ट करना है, इतना हमें जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बाहर कैसे निकलेगा। तो अगर हम पानी पी लेंगे तो वो हमारा डाइजेशन जो है हमारा वीक हो जाएगा। इसीलिए लोगों को इंडाइजेशन की इश्यूज आ रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूँगी कि जो
अब बात करते हैं कि हमें अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना चाहिए। हमें कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूँगी हमें बात कैसे करना है, हमें नहाना कैसे, हमें स्नान कैसे करना चाहिए। आजकल मोस्टली लोग क्या करते हैं, शावर के नीचे नहाते हैं, डायरेक्टली खड़े हो जाते हैं, स्टैंड हो जाते हैं और या तो सिर में पानी डालेंगे या सीधे अपने बॉडी पे डाल लेते हैं, या सीधे पैरों में डालेंगे। बट हमारा आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले जो पानी है हमें अपनी अम्बलाइकस में 2 से 3 सेकंड भी अगर आप डाल रहे हो, 5 से 7 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसको कर रहे हो, तो आपको कभी भी इन फ्यूचर जो है कभी भी स्ट्रोक का इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। सारी जो प्रॉब्लम की जड़ है वो हमारा पेट है, तो पेट के पीछे क्या है, हमारी इम्यूनिटी। तो हमें अपना जो लाइफस्टाइल है अगर हम चेंज करेंगे तो इन फ्यूचर हम अपनी होने वाली डिजीज से हम बच सकते हैं। तो हमें जब भी नहाना है सबसे पहले हमें अपने अम्बलाइकस पे पानी डालना चाहिए। देन उसके बाद आप कहीं भी अपनी बॉडी पे डाल सकते हैं, बट डायरेक्टली हमें ना तो सिर में ना ही हमें पैरों में पानी डालना चाहिए। ये हो गया आपका नहाने का स्टाइल। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं लोगों को, जैसे खाना खाते हैं हम लोग, हमारा आयुर्वेद कहता है जो 1 टाइम खाना खाए वो जोगी, 2 टाइम खाए वो भोगी, और जो 3 टाइम खाए वो रोगी। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करते थे और खाना जो है खाते थे, जैसे 1 टाइम खा लिया, देन वो उसके बाद जैसे सुबह काम पे निकल गए, जब खेतों में काम कर रहे हैं, मॉर्निंग में खाना खा के गए, देन वो इवनिंग में आके खाते थे। और जो उसके बीच में जो खाना वो नहीं खाते थे, जो मतलब उसके बीच में जो गैप होता था, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पैसे खर्च करके इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। उसमें भी यही होता है कि अगर आपने मॉर्निंग में 8 बजे खाना खाया या 9 बजे खाना खाया है, इवनिंग में खाइए, मतलब 8 से 10 मिनट का, मोस्टली वैसे 12 घंटे का, समटाइम 10 घंटे का, 8 घंटे का ये गैप लेते हैं। पहले के ज़माने में लोग पैसे नहीं खर्च करते थे, वो सब ऐसे ही काम करते थे और उनको बहुत कम बीमारियां होती थी। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, एक तो लेट उठते हैं, लेट ब्रेकफास्ट लोगों का 12-12 1-1 बजे होता है, फिर साथ में 3 बजे लंच भी हो जाता है। अरे कम से कम हमें एक मील पचाने में, मैं कम से कम की बात कर रही हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम की बात नहीं कर रही, कम से कम की बात कर रही हूँ। तो हमें खाना डाइजेस्ट करने में हमें कम से कम 4 to 5 घंटे लगते हैं, 4 to 5 आवर्स लगते हैं। बट हम क्या करते हैं, वो तो पचता ही नहीं है, देन उसके ऊपर होकर ही चलते हैं। तो इसी से हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, एसाइटिस हो जाता है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर लेवल आजकल बहुत हमारे इंडिया में 2025 तक तो वैसे वो हर घर में होगा। शुगर इट इज़ नॉट ए डिजीज़, इट इज़ ए मेटाबॉलिक डिजीज़। और ये कैसे हुई, मेटाबॉलिक कैसे गड़बड़ हुआ, आपका एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस कैसे गड़बड़ हुआ, क्योंकि आपका इंडाइजेशन का इशू है, आपका इंडाइजेशन का इशू है, तभी तो आपका शुगर लेवल वो हो रहा है। अब उसके बाद हमें जो हम खाना खाते हैं, खाना जो खाते हैं, हमें एकदम खाना खाने के इमीडिएटली बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर जो मेडिसिन खाते हैं, कुछ पेशेंट या कुछ लोग मेडिसिन खाते हैं, कम से कम खाना खाने के 25 मिनट के बाद, मैं कम से कम की बात कर रही हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आप कोशिश करिए 45 मिनट तक नहीं लेना चाहिए। ये हमारे भागवत जी कहते हैं, ये आयुर्वेद के जो हमारे भागवत जी हैं, महर्षि भागवत जी, उनका कहना है कि खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद 45 मिनट्स बाद पानी लेना चाहिए। ये पानी मैंने इसकी एग्जांपल पहले भी आपको बताई है, इसलिए लेना चाहिए कि हम जब खाना खा रहे होते हैं, वो हमारे अंदर ऑलरेडी स्टमक में आग लग रही होती है, मतलब फायर लग रहा होता है कि वो हमारे खाने को पचाता है। अगर ऊपर से पानी डाल देंगे तो वो क्या होगा, वो बुझ जाएगा। तो इसलिए हमें इंडाइजेशन की, सबको पता है कि अर्थराइटिस, सब ने सुना है कि अर्थराइटिस हो गया, हाथ पैर में टिंगलिंग होगी, जकड़ा स्टिफनेस होगी, चल नहीं रही हैं, उसमें क्या होता है, वो टॉक्सिन होता है, जैसे हम आम बोलते हैं। मीन्स कि जो भी आपको ये एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, वो पता नहीं कितनी क्रोनिक 5 सालों से, 10 सालों से, 8 सालों से, उसमें क्या होता है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो हमारे स्टमक में पड़ा रहता है, वो सड़ने लगता है। मीन्स कि वो उसमें से सड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड में बर्निंग सेंसेशन, वो हमारा ब्लड भी सड़ने लगता है उससे। तभी जो अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं वो कितना पेनफुल होता है, उनके हाथ पैरों में कितनी
पेनफुल होता है उनके लिए, उनकी हाथ पे टिंगलिंग कर जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, क्योंकि उनका ब्लड प्यूरिफाई नहीं रह जाता। क्योंकि जब अंदर आपने अगर 1-2 दिन आप कहीं घर से बाहर जा रहे हो, आपने खाना फ्रिज में भी रख दिया, जब बाहर रख दिया तो उसमें सोचो कितनी स्मेल आती है ना, कितना उसमें से स्मेल आती है। बट वही खाना अगर हमारे अंदर पड़ा है पेट में, वो बाहर नहीं निकल रहा, तो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। जो पैप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर या एनल अल्सर, कुछ भी किसी को जो भी इश्यूज आते हैं स्टमक रिलेटेड, ये हमारे अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से आते हैं। तो इसीलिए हमें जो भी डाइट लेनी है, बाहर के जैसे स्पाइसी ऑयली फूड्स जो होता है वो अवॉइड करना चाहिए। हमें सात्विक आहार लेना चाहिए, जिसमें जैसे हाईली एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स आती है, हरे पत्तेदार सब्जियां आती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आता है, फ्रूट्स खाना चाहिए, सैलड खाना चाहिए, पानी अच्छे से अच्छे पीना चाहिए, 10 to 12 गिलास पानी पीना चाहिए। और हमें अगर हम जितना खा रहे हैं, कई लोग बोलते हैं हम तो बहुत खाते हैं, हमें लगता नहीं है। कई लोग हम तो बहुत थोड़ा खाते हैं फिर भी हमें मतलब लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिजिकली एक्टिव होते हैं काम करने में। अब कुछ लोग खाई चलते बैठे रहते हैं, तो ऑब्वियसली ओबेसिटी तो आएगी, लेकिन उसके साथ साथ उनको बहुत सारी बीमारियां भी आएगी। तो आयुर्वेद यही बोलता है कि हमें रोगी नहीं बनना, हमें आराम से भोगी बन सकते हो, जोगी बन सकते हो। तो हमें जो भी हम डाइट खाते हैं, जो भी आहार लेते हैं, वो फ्रेश होना चाहिए। ये नहीं कि रात का बासी खाना मॉर्निंग में खा रहे हो या ऐसा मतलब खाना खा रहे हो। तो यही मतलब कि आयुर्वेद यही सिखाता है कि हमें टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, हमें अपनी लाइफस्टाइल को हमें सही तरीके से रखना चाहिए, ताकि हम इन फ्यूचर इन चीज़ों से बच सकते हैं। आजकल मोस्टली लोग बाहर का खा रहे हैं, तो उससे बीमारियां आ रही हैं। अगर खाना भी है समटाइम, आप घर बना के सब कुछ फ्रेश खाइए, फ्रेश मील लीजिए। आप योग के थ्रू अपने चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, मेडिटेशन करिए। मोस्टली लोगों को आजकल डिप्रेशन, इंसोम्निया, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, ब्रोंकियल अस्थमा, ये छोटे छोटे बच्चों को भी इश्यूज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सब टाइम मोबाइल, नेट ये सब देखते रहते हैं। जब भी आपको सोना है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो, फ़ोन से दूर रहो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको लाइफस्टाइल आपकी चेंज करने में हेल्पफुल होती हैं। हमें अपनी इम्यूनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर हमें समटाइम कभी कफ कोल्ड हो जाता है तो हम सिट्राजिन कुछ ना कुछ लेते रहते हैं हम लोग। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें वायरल भी हुआ है तो हमें नेचुरल उसको हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हम उसको नेचुरल हील कर पाएँ। जितना हम नेचुरल हील करोगे आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लोगों को क्या होता है कि थोड़ा सा अगर फीवर आ गया तो फटाफट उसको लिए पैरासीटामोल, डोलो ये सब ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका वो फीवर अंदर ही रुक जाता है। आपकी जो वो चीज़ गर्मी जो है आपकी बाहर निकलनी चाहिए, जो आपका टॉक्सिन बाहर निकलना चाहिए, वो अंदर ही रह जाता है। तो उससे क्या होता है कि 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, हो सकता है 6 मंथ आपको कोई इशू ना आए। बट क्या करता है, लोगों को टाइफाइड हो रहा है जी, टाइफाइड तो लंबे समय से आ रहा है। यही सब चीज़ें होती हैं कि ये जो नेचुरल अगर हमारे बॉडी में हमें फीवर आता है, स्नीजिंग आती है, जो कफ होता है, ये हमारे अच्छे के लिए होता है, ये हमारे उसके लिए नहीं होता है। क्योंकि इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। पर हम लोग क्या करते हैं, फीवर हुआ फटाफट वो खा लिया। हमें जब फीवर होता है हमें फास्टिंग पे रहना चाहिए। जितना अंदर से टॉक्सिन्स निकल पाएंगे उतना हमारी बॉडी के लिए, उतना हमारी इम्यूनिटी के लिए स्ट्रॉन्ग है। तो आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे बढ़िया कर सकते हैं, हम इन फ्यूचर होने वाली बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। जैसे हमें एक तरह का हमें गोल्डन डाइट लेनी चाहिए। गोल्डन डाइट को हम कैसे, गोल्डन डाइट क्या होती है? गोल्डन डाइट ये होती है कि हमें मतलब दिन में पूरे मतलब कि पूरे दिन में, पूरी दिनचर्या में हमें 2 प्लेट सैलड, 2 प्लेट फ्रूट्स खाना चाहिए। आपको अगर कोई बीमारी भी होगी ना तो वो आपको देखना विदिन 15 डेज के अंदर, विदिन वीक के अंदर आपको अपने आप ऑटोमेटिक रिजल्ट आना लगेगा। क्यों? क्योंकि आप लाइट आहार कर रहे हो और वो भी आप हाईली एंटीऑक्सीडेंट डाइट ले रहे हो, जिसकी वजह से आपका बॉडी में आपको लाइटनेस भी फील होएगा, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि सारी बीमारी की जड़ हमारा पेट है। लेकिन लोग क्या करते हैं, हैवी खाई जाते हैं। अरे पहले वाला तो पचा लो, पहले आपको पहले वाला तो डाइजेस्ट हो तभी तो सेकंड वाला पचा पाओगे। और आयुर्वेद कहता है कि मोस्टली महीने में तो नहीं, 1 मंथ में नहीं, मतलब 15 डेज में या 1 वीक में आपको एक बार अपनी बॉडी की क्लींजिंग करनी चाहिए।
जिससे आपको इन फ्यूचर कोई बीमारी ना हो। और आपको जब भी आप रात को सोते हो कोई भी ऑयल ले लो, बट मैंने जो प्रैक्टिस में ये देखा है, तिल ऑयल मुझे सबसे बेस्ट लगा है। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि तिल जो वात का शमन करता है और उससे हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन भी आता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनको अपने हाथ पैर धो के, जब जिनको बर्निंग सेंसेशन होती है, जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत सारे शुगर के पेशेंट होते हैं जिनकी हाथ पैरों में नमनेस रहती है, कहते हैं कि हमें पता मतलब सुनपन जिसको हम कहते हैं, झुंझुनाहट कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, आपका ब्लड ठीक हो गया तो आपको पता नहीं चल रहा कि क्या फील करना है। तो उससे क्या करना है आपको कि आप अपनी तिल ऑयल को हल्का गुनगुना करिए और तलवों की मालिश करिए। उसके बाद आपने जब मालिश कर देनी है तो कांसे का पातर आता है, कांसे के पातर को आपने अच्छे से अपने ऊपर और नीचे ऐसे करके आपने मालिश करनी है। उससे क्या होगा, आपका ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होगी और आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जैसे आजकल क्या हो रहा है कि लोग डर के मारे सिजेरियन करवा लेते हैं। मोस्ट प्रॉबली हमें नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रेफरेंस करनी चाहिए, बट सम टाइम कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं कि हमें सिजेरियन करवाना पड़ता है, जहाँ सिजेरियन हो जाता है तो उससे भी इम्यूनिटी वीक होती है। आपने देखो जो एक लेबर के बच्चे होते हैं वो धूल मिट्टी में रहते हैं, लेकिन उनके बच्चों को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो बैक्टीरिया वायरस भी हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं। तो हमें बच्चों को अच्छे से खेलने देना चाहिए। उनको हम जितना हाइजीनिक, जो बच्चे सॉइल में, वाटर में, जहाँ मतलब अपनी मर्जी से खेलते हैं, हमें उनको बच्चों को ज़्यादा रोकना टोकना नहीं चाहिए। उससे बच्चों का इम्यूनिटी भी वीक होता है और मेंटल लेवल भी बच्चों का वीक होता है। तो यही सब चीज़ें हैं। जैसे हम लोग सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोरोना के टाइम सबको टेंशन, तो कोशिश करिए कि नेचुरल जो हर्ब्स प्रोडक्ट होते हैं, जैसे नीम तो बहुत ही अच्छा हल्दी है, नीम है, इन सब का आप सेवन कर सकते हो, इन सबको यूज़ करिए। तो यही सब है जो आप आयुर्वेद को अपना के आप इन फ्यूचर अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।